हेलो बिट्सा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो आज की क्लास में हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हमने देखा था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, डेट एंड एप्लीकेबिलिटी। मतलब कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका शॉर्ट टाइटल क्या है, सबसे पहले हमने ये समझा था। तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए इसका शॉर्ट टाइटल भी वही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देन एक्सटेंट पढ़ा था कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो ये एप्लीकेबल होता है टू द होल ऑफ इंडिया। देन हमने देखा था इंडिया की जो लैंड पे बाउंड्री है वो तो ठीक है, बट उसकी मैरिटाइम बाउंड्री के बारे में हमने समझा था। तो इंडिया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक आता है। ठीक है, ये चीज मैं दोबारा रिवाइज नहीं करवाऊंगी, जिसको भी देखना है ये लास्ट क्लास में जाके आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जस्ट मैंने आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए समझाया था, ये आपके पेपर के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा था डेट। डेट में हमने दो तरह की डेट देखी थी, कमेंसमेंट डेट एंड इनेक्टमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट कौन से? जिस दिन लॉ बनाया गया। और कमेंसमेंट डेट कौन से? जिस दिन से वो लॉ लागू होगा। तो इसमें हमने एग्जांपल भी देखी थी क्लास वाली। तो इनेक्टमेंट डेट थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 25 अप्रैल 1872 एंड कमेंसमेंट डेट थी 1 सितंबर 1872। उसके बाद हमने देखी थी एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी देखने से पहले एक चीज देखी थी कि अगर इसकी इनेक्टमेंट डेट 25 अप्रैल 1872 है और कमेंसमेंट डेट 1 सितंबर 1872 है, मतलब कि ये 1872 में बना गया एक्ट है। पर हमारा पार्लियामेंट तो 1950 में एग्जिस्टेंस में आया था। और लॉ कौन बनाता है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। तो मतलब कि हमारा ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये हमने खुद से नहीं बनाया, हमने क्या किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अडॉप्ट किया है। गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने किया कॉपी और पेस्ट कर लिया अपने इंडियन लीगल सिस्टम में, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना लिया। जब ये ब्रिटिश के टाइम पे एक्ट था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें हमारी बाइफरकेशन एक एक ही एक्ट में थी। सेक्शन 1 से लेके 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स थे। सेक्शन 76 से लेके 126 तक सेल्स ऑफ गुड्स के रूल्स थे। सेक्शन 127 से लेके 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स थे। एंड सेक्शन 239 एंड अबव हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के रूल्स थे। ठीक है, ये सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। बट जितना कॉम्प्लेक्स आप एक ही चीज को करते जाओगे, एक ही चीज में अगर आप सारी चीजें डालते जाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया था, लॉ को अलग अलग एक्ट बना दिया गया था। सेक्शन 1 से लेके 75 तक एंड सेक्शन 127 से लेके 238 तक हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही रहे थे। यानी कि उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जनरल प्रिंसिपल समझते हैं एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बट सेक्शन 76 से लेके 126 तक सेक्शंस को रिपील कर दिया गया था और एक सेपरेट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया गया था। और उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्हें रिपील कर दिया गया था और अलग से पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी है, वाई वी नीड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि पहले जमाने में, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, सिचुएशन डिमांड कर लो, बेसिक क्लास में समझाया था ना, सिचुएशन डिमांड कर लो। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि लोग वादा करके मुकर जाते थे, अपनी जुबान पे रहते ही नहीं थे, तो इसलिए हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? लेटिन फ्रेज पे बेस्ड है, एक्टा सुंट सर्वेंडा। इसका मतलब क्या है? प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। हिंदी में मतलब क्या समझा था हमने इसका? जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने समझा था एप्लीकेबिलिटी, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। फिर हमने देखा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो लॉ के द्वारा इनफोर्सिएबल होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट? इसमें कॉन्ट्रैक्ट में दो मतलब आ रहे हैं ना, अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो हमने अग्रीमेंट का मीनिंग देखा था, देन हमने देखा था इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट मतलब एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हर प्रॉमिस और हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन बना रहे हो, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, वेदर इन मनी और इन काइंड। ठीक है, ये हम फर्दर चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। फॉर ईच अदर, ये मेन बात थी, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर होना चाहिए, इसकी हमने एग्जाम्पल भी देख ली थी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रॉमिस। अब सॉरी, ये होता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी दो चीजें आ रही थी, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। अब जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन भी तो हमें वर्ड समझना पड़ेगा, सॉरी, प्रॉमिस और कंसिडरेशन भी वर्ड हमें समझना पड़ेगा ना। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में दो वर्ड देखें, अग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो हम इन दोनों वर्ड को समझने के लिए गए।
तो उसी तरह से प्रॉमिस और कंसिडरेशन का मतलब भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इस पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो पूरी कर ले जो शुरू किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमने अग्रीमेंट समझ लिया। अग्रीमेंट के बाद हमें क्या समझना है, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो मैंने आपको बोला था इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ दो चीजों से होती है। कौन सी दो चीजों से? एक तो होना चाहिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड अनदर वन इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, जो कि हमें सेक्शन 10 में दे रखे हैं। तो हमने कल पढ़ा था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो होते हैं कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट एंड होते हैं सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स। ये दो तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। सबसे पहले इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, जिस टाइम पे आप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, उस टाइम पे आपका इंटेंशन था कि कल को ये अग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो मैं इसे कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा और कोर्ट इस अग्रीमेंट को फुलफिल करवाएगी। अगर ये ऐसा इंटेंशन था तो मतलब कि आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, तो वो इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो जाएगी और हमारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इसमें हमने दो तरह के एग्रीमेंट देखे थे, कमर्शियल एग्रीमेंट एंड सोशल नेचर के एग्रीमेंट। कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट में लॉ अज्यूम करके चलता है कि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा ही, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसे कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स है ना। तो अगर बाई चांस इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ तो अज्यूम करके चलेगा कि उसमें है। उसी तरह से सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स में लॉ अज्यूम करके चलता है कि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा। भाइयों भाइयों में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन चाहेगा कि मैं तेरे को कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा। तो सोशल नेचर के एग्रीमेंट में लॉ अज्यूम करके चलता है, जनरली अज्यूम करके चलता है कि नहीं होगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो उस केस में बर्डन क्या आ जाता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा इंटेंशन था। तो आपका वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हमारे केस लॉ हमने देखे थे, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर केस लॉ एंड मैरिट वर्सेस मैरिट केस लॉ। ये दो तरह के केस लॉ हमने समझे थे इन चीजों को समझने के लिए। देन आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ में हमने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप देख लिया ना। बचा क्या है हमारे पास, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कैसे आती है, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हमारी दो चीजों से आती है। एक तो आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सेकेंड वन इज आपके सेक्शन 10 में दे रखे असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए आपके अग्रीमेंट में। तो वो अग्रीमेंट आपका क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 10 के असेंशियल एलिमेंट्स। सेक्शन 10 के असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट वन इज, जो हमारे अभी इसमें असेंशियल एलिमेंट्स की ना 10 एलिमेंट्स की हमें प्रॉपर लिस्ट दे रखी है। हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, जिन जो अगर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना हमारे एग्रीमेंट में, तो हमारा एग्रीमेंट किसका शेप ले लेगा, कॉन्ट्रैक्ट की शेप ले लेगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट फिर इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा ना। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि सबसे पहले तो आपका अग्रीमेंट होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मेरे साथ साथ लिखेंगे ये सारे एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि सबसे पहले तो आपका अग्रीमेंट होना चाहिए। बेटा जी अग्रीमेंट होगा तभी तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। तो सबसे पहले जो मेन काम है भाई, अग्रीमेंट तो हो। अग्रीमेंट होने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। एटलीस्ट टू पार्टीज तो होनी चाहिए ना। वन इज प्रोमिसर एंड वन इज प्रोमिसी। नाउ व्हाट इज प्रोमिसर एंड व्हाट इज प्रोमिसी, जब हम प्रॉमिस की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ेंगे ना तब हम समझेंगे। अभी के लिए ऐसे समझो कि एक पर्सन है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी थी राम और श्याम की। तो इस केस में एक पर्सन एप्पल दे रहा था, एक पर्सन उसे मनी दे रहा था। ठीक है ना। तो कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व थी ना। ऐसे थोड़ी था कि राम खुद को ही एप्पल दे रहा है, राम खुद को ही पैसे दे रहा है, ऐसा नहीं था ना। तो अगर ऐसे खुद के साथ ही आप करते जाओगे वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनेगा, वो अग्रीमेंट थोड़ी बनेगा। तो आपको अग्रीमेंट बनाने के सबसे पहले तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट में कम से कम टू पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। टू पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व, दैट इज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अभी के लिए ये वर्ड लिख के रख लो, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। हम इसे बाद में समझेंगे व्हाट इज प्रोमिसर एंड व्हाट इज प्रोमिसी। नेक्स्ट असेंशियल एलिमेंट क्या है मेरे पास, लॉफुल
कंसिडरेशन। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट मेरे पास क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन। अब इसका मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब बेटा जी देखो, इस एग्जांपल में आपका क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब, सबसे पहले कंसिडरेशन का मतलब तो हम सबको पता ना, समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कंसिडरेशन। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे। हमारा यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, मीनाक्षी एंड सीता के एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें क्या होता है, मीनाक्षी सीता को कहती है, मैं तेरे को दूंगी 10,000 रुपीज दूंगी। क्या दूंगी, मैं तेरे को 10,000 रुपीज दूंगी। इन रिटर्न तेरे को क्या करना है, इन रिटर्न तेरे को महेश का मर्डर करना है। इन रिटर्न तेरे को क्या करना है, महेश का मर्डर करना है। तो ये जो कंसिडरेशन है आपकी, जो मीनाक्षी सीता को कंसिडरेशन दे रही है, ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है ना, ये फॉरबिडन बाय लॉ है बेटा जी। लॉ बोलता है आप नहीं, नहीं आप मर्डर कर सकते हो, आपका इंडियन पेनल कोड बोलता है ना, ये फॉरबिडन बाय लॉ है। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो आपका कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। बाकी इसे डिटेल में हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैंने आपको ऊपर ऊपर से इसका मतलब समझाया है। यहाँ पे लिख लो, फर्दर चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन, मे आज की क्लास में ही मैं शायद आपको करवा दूं, या तो कल की क्लास में करवा दूंगी। जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको ये बता दूंगी। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, थर्ड एसेंशियल कंडीशन है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, तो अगर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, तो मतलब कि आपका जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा। इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अभी तक हमने तीन सिचुएशंस पढ़ ली हैं, तीन एसेंशियल एलिमेंट पढ़ लिए हैं। सबसे पहले जो एग्रीमेंट भाई होना चाहिए, और वो टू पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड, जो एग्रीमेंट के बीच में कंसिडरेशन है ना, वो लॉफुल होनी चाहिए। थर्ड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये तीनों एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए, तो ही आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सिर्फ तीन नहीं है, टोटल 10 कंडीशन है हमारे पास। 10 की 10 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, उसके बाद ही आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का शेप ले पाएगा, नहीं तो वो मेनली अग्रीमेंट बन के ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एसेंशियल कंडीशन क्या है मेरे पास, लीगल फॉर्मेलिटीज। अब ये है समझने वाला, लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या बोल रहे हैं बेटा जी। अब मैंने आप एक बात आपको पहले ही बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपने जो अग्रीमेंट करना है वो रिटर्न होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, या रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। दैट इज कि आपका जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है ना, अग्रीमेंट कैन बी ओरल। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल हो सकता है। आपने बोला कि मैं तेरे को 10 एप्पल्स दूंगा, इन रिटर्न तो मेरे को 500 रुपीज देगा, ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ओरली हो गया। ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चलते हैं। अभी आप किसी दुकान पे जाओगे, किराना स्टोर पे जाते हो, वहां पे आप पेन लेने के लिए जाते हो, अंकल को आप पैसे देते हो, और अंकल को क्या बोलते हो, ये पकड़ो पैसे, मेरे को दे दो पेन। ठीक है, क्या आपने ये लिख के लोगे, प्रॉपर ऐसे ऐसे पेपर पे लोगे, अंकल मेरे को 10 रुपए का पेन दे दो, फिर अंकल यहाँ पे साइन करेंगे, आप यहाँ पे साइन करोगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे? नहीं, हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकते हैं। तो मैम लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं अगर कोई आप स्पेसिफिक लॉ के अंडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि लेट्स से हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करें। अब जो इंश्योरेंस का कर रहे हैं वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, एक पर्सन इंश्योर्ड होता है ना, दूसरा पर्सन इंश्योरेंस कर रहा होता है। ये पर्सन जिस पर्सन की इंश्योरेंस कर रहा होता है उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना भाई, तू मेरे को देगा मंथली जो भी मेरी वो जाएगी, क्या कहते हैं उसे, मेरी पॉलिसी में जितनी भी मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी, इन रिटर्न अगर मेरी कल को डेथ हो जाती है तो मेरे को पैसे मिलेंगे। ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना, कंसिडरेशन एग्रीमेंट है, सब कुछ है, ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। बट अब इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास सेपरेट इंश्योरेंस लॉ है ना, हमारे पास सेपरेट इंश्योरेंस लॉ है ना इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए। तो उस सेपरेट इंश्योरेंस लॉ में क्या बोला हुआ है कि आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में रहेगा, रजिस्टर्ड रहेगा प्रॉपर,
स्टैम्प साइन उस पे रहेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। भले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने नहीं बोला है, बट इंश्योरेंस का जो स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है ना, उसने बोल दिया है। तो अभी आपका जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चलेंगे तो हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ओरल कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक लॉ है जो बोल रहा है कि राइटिंग में होगा तो राइटिंग में होगा। उसी तरह से आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, टोपा, वो भी बोलता है कि जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कर रहे हो आपकी राइटिंग में होगी, रजिस्टर्ड होगी, स्टैंप होगी प्रॉपर, तो उसको भी आपको राइटिंग रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, वो आपका ऑरली नहीं चलेगा। तो लिखो इसका लीगल फॉर्मेलिटीज में कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग, रजिस्टर्ड एंड स्टैम्प करवाना पड़ेगा इफ पर्टिकुलर लॉ governing that contract states the same। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, जैसे कि हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट एसेंशियल कंडीशन हमारे पास फिफ्थ क्या है, लिखो मेरे साथ, सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, अब इसमें वो क्या बोल रहा है कि जो आपका अग्रीमेंट है ना, जो आपने अग्रीमेंट में एंटर किया है वो सर्टेन होना चाहिए एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि इसमें एग्जांपल हो, मैंने बोल दिया कि जाओ मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आओ तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी, ठीक है, मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आओ तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। तो इज इट पॉसिबल कि कोई भी इंसान जाके चांद तारे तोड़ सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी नहीं जा सकता आसमान में चांद तारे तोड़ के नहीं लेके आ सकता, वो चांद नहीं है, वो तारा नहीं है, वो ऐसे चमक रहा है, वो एक पत्थर का टुकड़ा है जो ऐसा चमक रहा है दूर से। तो तारे तोड़ के लेके आना इज नॉट पॉसिबल, तो ये इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है भाई, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बोल दूंगी कि अगर आज बारिश होगी ना तो मैं तेरे को 10 एप्पल्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, मेरे पास एक पर्सन आया है, ठीक है, लेट्स से आप आए हो मेरे पास, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मैंने बोला कि अगर आज बारिश करवाओगे ना आप तो उस केस में ही मैं आपको 10 एप्पल्स प्रोवाइड करूंगी। अब ये भी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, आप भाई इंद्र देवता थोड़ी हो जो बारिश करवा लोगे, नहीं करवा सकते ना बारिश, बारिश तो मौसम के अकॉर्डिंग होगी जब होनी होगी। तो ये भी क्या है, इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस है, जो आप काम करने के लिए कह रही हो ना भाई परफॉर्म ही नहीं कर सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है वो काम करना। या इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल हो, मैं बोलती हूँ कि मेरे पास ना ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स आए हैं, उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी अपनी बहन के साथ हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर ले। मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो रिलेटिव की डेथ हुई है ना, ये अगर रिलेटिव जिंदा हो जाता है तो उस केस में ही मैं ये प्रॉपर्टी को हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। क्या बोल रही हूँ मैं, लॉजिक बन रहा है इस बात का कि मरा हुआ बंदा कैसे जिंदा होगा? पॉसिबल ही नहीं है इस चीज को परफॉर्म करना। तो जो आप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो वो कम से कम कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, अगर वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना तो वो एग्रीमेंट ही नहीं बन पाएगा भाई। नेक्स्ट, सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब कि वेग नहीं होना चाहिए, वेग मतलब कि उसकी जो कंडीशंस है वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल लेके दूं, यहाँ पे है मेरे पास महेश, जिसकी है टॉय शॉप। क्या है महेश की? टॉय शॉप है। और यहाँ पे है मेरे पास गुरवीर, ठीक है। अब गुरवीर जाता है महेश के पास और उसे बोलता है कि मेरे को टॉयज दे दो, मेरे को 10 टॉयज दे दो और मैं उसके उसके बदले आपको क्या दूंगा, 500 रुपीज दूंगा। तो इन्होंने ये एग्रीमेंट में एंटर कर लिया
गुरवीर ने बोला कि मेरे को 10 टॉयज दे और इन रिटर्न में तेरे को 500 रुपीज दूंगा। तो आप कहोगे कि भाई प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रॉमिस है, ठीक है, दोनों तरफ से प्रॉमिस जा रहा है, कंसिडरेशन भी है, दोनों तरफ से कंसिडरेशन जा रही है, इसे 10 टॉयज जा रहे हैं, इसे 500 रुपीज जा रहे हैं, कंसिडरेशन भी दोनों तरफ से है, तो ये अग्रीमेंट होगा। नहीं बेटा जी, ये अग्रीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने क्या बोला कि 10 टॉयज दे दो मेरे को। 10 टॉयज में तेरे को कौन सी क्वालिटी का टॉय चाहिए, कौन सी कैटेगरी का टॉय चाहिए, तेरे को बड़ा टॉय चाहिए, छोटा टॉय चाहिए, तूने कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया है। तो ये जो तुम एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो ना, ये वेग एग्रीमेंट है, ये सही एग्रीमेंट नहीं है, आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्रॉपरली सर्टेन होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर गुरवीर बोलेगा कि मेरे को ट्रेन चाहिए, टॉय ट्रेन चाहिए, तो क्या ये सर्टेन हो जाएगा? स्टिल नॉट सर्टेन, अभी भी वेग है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसने बोला टॉय ट्रेन चाहिए। कितनी टॉय ट्रेन चाहिए? चलो इसने बोल दिया ठीक है, मेरे को 10 टॉय ट्रेन चाहिए। क्या अभी ये सर्टेन हुआ? अभी भी ये सर्टेन नहीं हुआ। मेरे पास दुकान पे भाई छोटी टॉय ट्रेन भी है, बड़ी टॉय ट्रेन भी है, मिडिल साइज की टॉय ट्रेन भी है, तेरे को कौन सी साइज की ट्रेन चाहिए? तो अब उसने बोला मुझे बिग साइज टॉय ट्रेन चाहिए, जो इलेक्ट्रिकली चलती हो, वो वाली टॉय ट्रेन चाहिए। तो इसने अभी प्रॉपरली स्पेसिफाई किया ना कि मेरे को बिग साइज की इलेक्ट्रिकल 10 टॉय ट्रेन चाहिए। तो इस केस में अब जो मैंने एग्रीमेंट में एंटर किया वो वेग नहीं है, वो प्रॉपर डिफाइंड है, मैंने हर चीज बताई है अपनी एग्रीमेंट में जो मेरे को चीज चाहिए। तो ये क्या आपका जो अग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए? सर्टेन होने चाहिए, एज वेल एज कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या आ जाती है? एसेंशियल कंडीशन 5 अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अभी 6 एसेंशियल कंडीशन क्या है हमारे पास? कंसेंसस, कंसेंसस एट इडम। अब इसका मतलब क्या है? कंसेंसस एट इडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंसस एट इडम का क्या मतलब होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब इससे क्या समझते हैं, इसके लिए भी ना अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब जब आप अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो ना, तो आप जिस चीज के लिए अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो ना, आप सेम थिंग, सेम सेंस एंड सेम टाइम के लिए एंटर कर रहे हो। ठीक है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए तो आपका कंसेंसस एडिडम हो जाता है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं इसे आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास महेश और यहाँ पे मेरे पास सुरेश। ठीक है, महेश के पास ना 2 कार्स हैं। क्या है इसके पास? 2 कार्स हैं। एक तो है इसके पास मारुति ऑल्टो, और एक तो है इसके पास मारुति 800। ये 2 कार्स हैं महेश के पास। अब महेश जाता है सुरेश के पास और उसे कहता है कि सुरेश भाई, मेरी कार बाई करेगा तू? मेरी कार बाई करेगा तू? अब महेश ने दिमाग में सोच रखा है कि वो मारुति ऑल्टो बेचना चाहता है। अब जब ये सुरेश के पास गया ना कि मेरी कार बाय करेगा, तो सुरेश कहता हाँ ठीक है, मैं तेरी कार बाय कर लूंगा। बट सुरेश सोच रहा है कि वो मारुति 800 बेचने की सोच रहा है। अब महेश ने उसे ऐसा तो बोला कि मैं तेरे को मारुति सेल करना चाहता हूँ, तू मेरी मारुति कार बाय करेगा? सुरेश ने बोला हाँ मैं तेरी मारुति कार बाय कराऊंगा। बट महेश सोच रहा है कि मैं अपनी मारुति ऑल्टो बेचना चाह रहा हूँ, बट सुरेश सोच रहा है कि शायद ये मारुति 800 बेचना चाह रहा है, तो ये मारुति 800 लेने के लिए रेडी है। तो बेटा मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं है ना दोनों में। ये बोल रहा है कि मैं मारुति ऑल्टो बेच रहा हूँ, ये बोल रहा है कि मैं मारुति 800 खरीद रहा हूँ, तो मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं चल रहा है। तो क्या चीज इसमें मिसिंग है? मैंने क्या बोला? 3 चीजें होनी चाहिए, सेम थिंग, सेम सेंस में और सेम टाइम पे। ये तीनों चीजें होंगी तो आपका कंसेंसस एडिडम हो जाएगा। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले सेम थिंग है क्या? इसमें इन तीनों में से कौन सा मिसिंग है? इन तीनों में से सेम सेंस मिसिंग है। कैसे सेम सेंस मिसिंग है? बेटे देखो, सेम थिंग तो है। कैसे मैम? ये तो मारुति ऑल्टो बोल रहा है, ये तो मारुति 800 बोल रहा है, बट बेसिक थिंग तो सेम है ना। दोनों तो कार की ही बात कर रहे हैं ना, तो थिंग तो हमारी सेम है। ये तो सेटिस्फाई हो गया। सेम सेंस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मारुति ऑल्टो, महेश बोल रहा है मारुति ऑल्टो, और सुरेश बोल रहा है मारुति 800। सेंस सेम नहीं है, थिंग सेम है बट सेंस सेम नहीं है। और सेम टाइम, इसने बोला लेट्स से कि मैं तेरे को 15 अगस्त को कार बेचूंगा, और
इसने डायरेक्टली बोल दिया ना तेरे को 15 अगस्त को कार बेचूंगा, तो टाइम भी सेम ही सोच रहा है, ये 15 अगस्त ही सोच रहा है, तो इस केस में टाइम भी सेम है, सिर्फ सेम सेंस मिसिंग है हमारे पास। क्या मिसिंग है? सेम सेंस मिसिंग है, क्योंकि मारुति कौन से टाइप की है ये मिसिंग है। नेक्स्ट अगर इसमें हम एग्जांपल लेके चलें, ये है मेरे पास एक शॉप जो सेल करते हैं हमारे एंड जो हमारे जो होते हैं ना अपने मार्टियर्स जितने भी होते हैं, अपने योद्धा जितने भी रह के गए हैं, उनके ये ड्रेसेस सेल करते हैं, मतलब कॉस्ट्यूम्स देते हैं, कॉस्ट्यूम रेंट पे देते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है एक टीचर। अब ये टीचर जाती है इस शॉप के पास और उन्हें बोलती है कि मेरे को झांसी की रानी की ड्रेसेस चाहिए 3, और मेरे को भगत सिंह की ड्रेसेस चाहिए 5, ठीक है, मेरे को इतनी ड्रेसेस चाहिए। ये टीचर ने उन्हें जाके बोला, तो ये जो अपना कॉस्ट्यूम बेचने वाला वो कहता है ठीक है मिल जाएंगी। अब टीचर ने बोला था कि मेरे को ये चाहिए 15 अगस्त के लिए, इसने बोला नहीं स्पेसिफिकली, टीचर ने सोचा था कि अभी 15 अगस्त आ रही है, आज हुई है भाई 13 अगस्त, तो 15 अगस्त के लिए ऑफकोर्स चाहिए होगी, बट इसने मूर्ख ने सोच लिया कि ये बात कर रहे हैं 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी टीचर को चाहिए थे 15 अगस्त के लिए, अब ये बोल रहा है कि मैं 26 जनवरी को देने वाला हूँ, तो इसमें क्या चीज मिसिंग है? इसमें क्या सेम थिंग मिसिंग है? सेम थिंग तो सेम ही है, ड्रेसेस की बात ही कर रहे हैं। सेम सेंस मिसिंग है, सेंस भी सेम ही है, झांसी की रानी की ड्रेस हो रही है और भगत सिंह की ड्रेस की बात हो रही है, सेम टाइम की मिसिंग है, तो इस केस में भी कंसेंसस एडिडम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? सिंपल था कंसेंसस एडिडम का मतलब कि जो आप चीज की, जो आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो वो सेम थिंग, सेम सेंस और सेम टाइम पे बात करोगे, तो आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, तो ही आपका अग्रीमेंट वैलिड होगा और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो पाएगा। लिखो इसके बीच में हमें क्या लिखना है, द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट must agreed upon the same thing in the same sense and at the same time, ठीक है। ये लिख लो सभी बच्चे और ये एग्जांपल भी ड्रॉ कर लो। तो ये था हमारा 6th एसेंशियल कंडीशन, दैट इज कंसेंसस एडिडम। अब हम कौन सी करेंगे अपनी 7th एसेंशियल कंडीशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है। इसको भी हम फर्दर डिटेल चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। जिसके भी ऊपर मैं डिटेल चैप्टर लिख रही हूँ ना बेटा, इसके ऊपर प्रॉपर आपका चैप्टर बन के आएगा, उसमें हम इसे डिटेल में समझेंगे। अभी हम इसका ऊपर ऊपर से मतलब समझ रहे हैं, इन्हें जब इनका चैप्टर आएगा ना इतनी डिटेल में हम इसे समझने वाले ना। अभी जैसे ये हो गया आपका ये लॉफुल कंसिडरेशन, ये आपको मैं सेक्शन 23 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। बाकी इसे हम कंसिडरेशन चैप्टर में भी देखेंगे। फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हम देखने वाले हैं, ये भी आपको प्रॉपर एक चैप्टर आने वाला है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको जस्ट मीनिंग बता रही हूँ, सब चीजों का एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। इनके जितने भी प्रोविजन है वो सारे हम डिटेल में समझने वाले हैं अपनी फर्दर क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर। तो बेटा मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, बट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बाद अब वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुए, तो इसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना मैम आप चेंज हो गए, आपके कपड़े चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये मैं दोबारा नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, रिकॉर्ड हुआ आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, हम शुरू करने वाले थे। अब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी मतलब कि जो हमारी पार्टी है, जो पर्सन अग्रीमेंट में एंटर करना चाहते हैं, वो कैपेबल है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए। जैसे अब देखो आप लोग अगर सीएम में इंटर देना चाहते हो तो आप कैसे कैपेबल होते हो सीएम में इंटर देने के लिए, या तो आप सीएम में फाउंडेशन करके आए होगे, है ना, या तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी, इन दोनों के बेसिस पे ही आप सीएम में इंटर में एंटर कर सकते हो, वरना आप सीएम में इंटर का एग्जाम नहीं दे सकते हो, है ना। तो कैपेबिलिटी क्या है सीएम में इंटर में बैठने के लिए, कि आपको यहाँ तो सीएम में फाउंडेशन करनी है या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आनी है। तो उसी तरह से कौन से पर्सन कैपेबल हैं अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए वो देखने वाले हम। मतलब जो पर्सन कैपेबल ही नहीं है एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, अगर आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लोगे तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं, वो एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या ही बनेगा, ठीक है। तो कौन से पर्सन हैं
जो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें ये तो नहीं बताया कि कौन पर्सन कैपेबल है। उसने बोल दिया, हमें एक लिस्ट दे दी, 3-4 नाम दे दिए, कहते कि अगर ये तीन तरह के पर्सन नहीं है ना, तो बाकी सारे पर्सन कैपेबल है। अगर ये 3 तरह के पर्सन हैं, तो आप ये 3 तरह के पर्सन अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कैपेबल नहीं है। मतलब कि उन्होंने हमें एक नेगेटिव लिस्ट दे दी है कि ये वाले पर्सन नहीं होने चाहिए, इसके अलावा सारे पर्सन हमारे कैपेबल है। तो कौन से पर्सन है जो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट, जो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? लिखो मेरे साथ। अ पर्सन इज कंसिडर्ड competent to enter into a agreement if he is not of, या फिर ऐसे लिख लो, रुको, a person is not capable of entering into an agreement if he is of minor, unsound mind, undisqualified of contracting। ठीक है, अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो सिंपल लैंग्वेज में अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख लो, इन अदर वर्ड्स, a person is considered competent if he is of major sound mind or not disqualified of contracting। ठीक है, इस तरह से इसे आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। दोनों में एक ही चीज कह रहे हैं, एक में कान ऐसे पकड़ लिया, एक में कान ऊपर से जाके पकड़ लिया, है हमारी सेम ही चीजें, घुमा घुमा के बस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें हमें कि ऐसे पर्सन जो कि हमारे माइनर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। माइनर मतलब हमारी मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो 18 ईयर और बिलो है, जो 18 ईयर एंड अबव है वो मेजर हो जाते हैं, जो 18 ईयर से बिलो है वो हमारे कौन से हो जाते हैं? माइनर हो जाते हैं। तो माइनर के साथ अग्रीमेंट में आप एंटर नहीं कर सकते हो। अब बेटा जी ये जो तीनों कंडीशंस दे रखी है ना, ये एज ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू अ अग्रीमेंट है। ये कब की डेट्स हैं? एज ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट, यानी कि जिस दिन आप अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, उस टाइम पे, उस एग्जैक्ट टाइम पे, जिस टाइम आप अग्रीमेंट में एंटर करना चाह रहे हो ना, उस टाइम पे ये तीनों चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप माइनर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेने के सोचे, तो इसमें मैं एग्जाम्पल एक ले सकती हूँ। जैसे आपको पता होगा रिसेंटली एक सीए की डेथ हो गई है हमारे, है ना? तो इसमें पता है एग्जाम्पल कैसे बन जाएगी? एक आप हो, लेट्स से एक गर्ल है हमारे पास, इसका नाम है सीता। ठीक है, ये गर्ल की सीएमए इंटर क्लियर हो चुकी है। मैंने सोचा कि मैं अपनी कोचिंग क्लासेस में, मैं कोचिंग क्लासेस लेती हूँ, मैं सीएमए, पूरी सीएमए जितनी भी हमारी चलती है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सारी क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, मेरी फुल फ्लेज कोचिंग क्लासेस है। अब मुझे टीचर की जरूरत थी इसमें। मैंने सोचा कि इसे सीता की ना इंटर क्लियर हो चुकी है, तो मैं इसे कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि ये इंटेलिजेंट बच्ची थी, इंटर भी इसने अच्छे मार्क्स एग्जाम्पशन के साथ क्लियर किया है। तो मैंने इसे अपॉइंट करना था अपनी अकेडमी में एज अ टीचर। बट इसकी एज पता कितनी थी उस टाइम पे? इसकी एज थी
17 ईयर्स की, बस एक दिन के अंदर अंदर ना ये 18 ईयर की हो जाती है, मतलब नेक्स्ट डे इसका ना बर्थडे होता। ठीक है, तो आज जब ये मेरे पास आई है ना, तब इसकी एज थी 17 ईयर्स की। तो मैंने इसे रखना था अपनी अकेडमी में, पॉइंट करना था एज अ टीचर। क्या मैं इसके साथ, जब ये 17 डेज की है, एग्रीमेंट में एंटर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट इसकी एज मेजोरिटी वाली नहीं हुई है। अब सीता बोल रही है कि मैम रख लो, मुझे आज रख लो, मैं कल मेरा बर्थडे हो जाएगा, मैं नेक्स्ट डे 18 की हो जाऊंगी, जब मैं आपकी अकेडमी में पढ़ाऊंगी तब आपकी अकेडमी में मैं एज अ मेजर की काम करूंगी। पर फिर भी मैं नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि बेटा जब मैं एग्रीमेंट में एंटर कर रही हूँ उस टाइम पे ये माइनर है, अभी तक इसने मेजोरिटी अटेन नहीं किया। अब कल को इसे वर्क प्रेशर ज्यादा हो जाए, इसे ना संभाला जाए, क्लासेस, स्टडी, आर्टिकलशिप, इतनी चीजें से ना संभाली जाए, कुछ कल को ये कर ले तो किसका नाम आएगा? मेरा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने एक माइनर के साथ, एक बच्ची के साथ अग्रीमेंट कर लिया, उसे इतना वर्क प्रेशर दे दिया, इसलिए ऐसा हुआ। तो मैं फर्स्ट रहूंगी ना। तो इसीलिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट आपकी एज मेजोरिटी वाली होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। जब एंटर कर रहे हो ना अग्रीमेंट में, मतलब कि 18 को एंटर करो, उसके बाद भले आप 2 मिनट बाद क्यों ना मेजर हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता। जब एंटर कर रहे हो ना, उस टाइम पे माइनर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड का क्या मतलब होता है? अनसाउंड माइंड को ना मैं 2 वर्ड के साथ डिस्क्राइब कर सकती हूँ, यहाँ पे लिख लो। कहाँ पे लिखे? कैपेबल ऑफ, ऐसा करो, इसे ना हम नीचे लिख लेते हैं, अनसाउंड माइंड का क्या मतलब होता है। क्या समझते हो वैसे आप लोग अनसाउंड माइंड से? सारे मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आप अनसाउंड माइंड से समझते हो कोई पागल पर्सन, कोई जो मेंटली इल है वो पर्सन, या फिर जिसने दारू पी रखी है, जिसे अपने होश में नहीं है वो पर्सन? क्या समझते हो आप अनसाउंड माइंड से? तो अनसाउंड माइंड सिर्फ 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब होता है, लिखो मेरे साथ। कैपेबल ऑफ, नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकेंड लाइन लिखो। कैन नॉट टेक rational decisions at the time of entering into a contract। ये 2 वर्ड्स में ही हमारी, ये 2 लाइंस में ही हमारा अनसाउंड माइंड का मतलब खत्म हो जाता है। अब कौन से पर्सन होते हैं जो अनसाउंड माइंड के होते हैं? अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, और साथ में यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे हमारा है एंड। ठीक है, एंड कैन नॉट टेक रैशनल डिसीजन, और रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कब? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो पर्सन हमारे क्या हो जाएंगे? अनसाउंड माइंड के पर्सन हो जाएंगे। अब इसके लिए एग्जांपल देखो, एक पर्सन है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये जो पर्सन है इसने बहुत सारी ड्रिंक की हुई है। ठीक है, लेट्स से इसने 4-5 पैग लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम प्रॉपरली। ये है हमारे पास महेश। महेश ने ना बहुत ड्रिंक की हुई है, इसने लगा के रखे हुए हैं 4-5 पैग, पैग लगा के रखे हुए हैं महेश ने। क्या लगता है, क्या ये अनसाउंड माइंड का होगा? नहीं, हम इस बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे कि इसने पैग लगा के रखे हैं तो ये अनसाउंड माइंड का होगा। हम देखेंगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, क्या ये रैशनल डिसीजन ले पा रहा है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, भाई तूने 10-15 कितने भी पैग लगा के रखे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, तू साउंड माइंड का है एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सिचुएशन देखो, ये महेश था ना, ये था ड्रंक, बहुत ज्यादा ड्रंक था ये।
ठीक है। इसके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने क्या किया, जैसे आप टीवी सीरियल में नहीं देखते हो रिलेटिव ऐसे ड्रिंक करवा के देन अनसाउंड माइंड का पर्सन करके उससे किसी भी एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करवा लेते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, है ना, ये सब करवाते हैं ना। तो वो उस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे, रिलेटिव ने उसे अनसाउंड माइंड का करके उससे साइन करवाया। भाई उसके सामने आप पेपर्स लेके गए हो, जो बंदा ड्रंक है उसे नहीं समझ आ रहा, अच्छा भला पढ़ा लिखा पर्सन है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इस पेपर्स में उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर हो रही है या फिर इन पेपर्स में उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है किसी को, उसे कुछ समझ नहीं आ पा रहा, बस उसने ऐसे अपने साइन कर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, इनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी 10 असेंशियल कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे थे, लेट्स से ये हमारा महेश है, ये ड्रंक है, इसके रिलेटिव्स आए, इसने क्या बोला, इसे स्पेशल इसकी ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिला के इसे दे दिया जिससे ये अनसाउंड माइंड का हो जाए। तो इसके रिलेटिव्स आए, इसे बोला कि ये जो तेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, ये जो तेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, ये हमें 1 लाख में दे दे। ऐसा अग्रीमेंट बना के लेके आए ये लोग, ऐसा पेपर पे लिख के लेके आए, और महेश को बोला यहाँ पे कर दे तू अपने साइन। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। अब महेश भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसे आपने इतना अल्कोहल पिला दिया फिर भी उसने होश नहीं हुए, क्या कहते हैं, सख्त लड़का है वो हमारा महेश। ठीक है, तो रिलेटिव्स के ये वाला अग्रीमेंट दिखाने के बाद महेश कहता पागल हो गया, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में तेरे को 1 लाख में किस खुशी में ट्रांसफर करूंगा, तो ये तो भाई शॉक के रह गए। तो ये इस टाइम पे अगर महेश साइन कर देता, वो टर्म्स एंड कंडीशन समझ पा रहे हैं, अग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन समझ पा रहे हैं कि हाँ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं 1 लाख में दे रहा हूँ, मेरा नुकसान देखो कितना हो रहा है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में जा रही है, जब टर्म्स एंड कंडीशन समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, क्योंकि महेश ने खुद बोला कि मैं इतनी प्रॉपर्टी 1 लाख में क्यों दूं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन को तो समझ पा रहा है महेश। सेकंड, क्या रैशनल डिसीजन ले पा रहा है उस टाइम पे, हाँ भाई वो रैशनल डिसीजन ले पा रहा है कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में कौन देता है, ले पा रहा है वो रैशनल डिसीजन। अगर इस केस में फिर भी वो साइन कर देता है, तो ये कल को महेश नहीं कह सकता कि मैं ड्रंक था, मैं अनसाउंड माइंड का था, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिए गए, क्योंकि ये साउंड माइंड का था, भले ये ड्रंक था बट ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, वो टर्म्स एंड कंडीशन समझ पा रहा था और रैशनल डिसीजन ले पा रहा था, इससे ये ड्रंक होने के बावजूद भी क्या हो गया, साउंड माइंड का पर्सन हो गया। ठीक है, समझ आया कि आप अनसाउंड माइंड से क्या समझते हो, अनसाउंड माइंड डजंट मीन कि आप पागल हो, ड्रंक हो, लुनाटिक हो, ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। अनसाउंड माइंड में मैटर करता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन समझ पा रहे हो, रैशनल डिसीजन ले पा रहे हो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो ना उस टाइम पे, बाद में भले ही आप साइन करके पागल हो जाओ अलग बात है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आप साउंड माइंड के होने चाहिए। नेक्स्ट, अनडिस्क्वालिफाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब कुछ पर्सन हैं जिन्हें अनडिस्क्वालीफाई किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, मतलब कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यहाँ पे अनडिस्क्वालीफाई लिख दिया, यहाँ पे आएगा डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, उन्हें मना कर दिया गया है, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे हमारे एलियन एनिमी हो गए। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे फ्रेंड एलियन, एक होते हैं एलियन एनिमी, एक नॉर्मल एलियन होते हैं, एक एलियन एनिमी होते हैं। अब एलियन से आप वो ग्रीन ग्रीन हरे हरे वाले एलियन मत समझ लेना, एलियन मतलब जो भी हमारे इंडिया से बाहर के लोग होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं एलियन। अब पाकिस्तान के जो पर्सन होंगे वो हमारे एलियन एनिमी हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पाकिस्तान के पर्सन हमारे एलियन एनिमी हो जाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो ना उस टाइम पे आपकी उस कंट्री के साथ वॉर चल रही है कि नहीं। ठीक है, लेट्स से मैं आज 15 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रही हूँ पाकिस्तान के साथ, और 15 अगस्त को हमारे पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं इंडिया के साथ। ठीक है, कोई वॉर नहीं चल रही है हमारे बीच में, सब एकदम पीसफुली शांति रखी हुई है, तो इस टाइम पे पाकिस्तान के पर्सन हमारे एलियन एनिमी नहीं हो जाएंगे। बट अगर जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो पाकिस्तान के साथ अगर मेरी वॉर चल रही है इंडिया की, तो ये पाकिस्तान के रेजिडेंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, एलियन एनिमी हो जाएंगे। ठीक है, जो बाकी पर्सन हैं, बाकी जो आउट ऑफ इंडिया के पर्सन होते हैं, अदर कंट्रीज के पर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं, एलियन होते हैं, उनके साथ डिस्क्वालीफाई नहीं है, उनके साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बस एलियन एनिमी के साथ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का लॉजिक बताऊं आपको। देखो, अगर पाकिस्तान के साथ मेरी वॉर चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान की अगर वॉर चल रही है, और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि इंडिया पाकिस्तान वाले इंडिया को देंगे, एप्पल्स देंगे पाकिस्तान वाले इंडिया को, इन रिटर्न इंडिया वाले उन्हें कितने भी करोड़ लेट से अरब खरब में पैसे देने वाले हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है।
तो क्या आप अपने एलियन को पैसे दे रहे हो? बिल्कुल दे रहे हो। क्या फिर वो एलियन के पैसे आने के बाद वो और बड़े बड़े हथियार खरीदेगा, बॉम्ब्स वगैरह खरीदेगा? उससे बिल्कुल खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा उनमें। तो वो उसी के साथ हमारे ऊपर हमला करेगा ना। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है इससे पीछे कि क्यों आप एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे डिसक्वालिफाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग की एक प्रॉपर लिस्ट दे रखी है हमें, वो हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। जब हमारी ये लिस्ट आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से पर्सन डिस्क्वालिफाइड है। जैसे हमारे एलियन एनिमी डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। फिर फॉरेन सॉवरीन्स डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने से। फिर हमारे कन्विक्ट्स हो गए, जो जेल में पर्सन होते हैं, या फिर जो हमारे वो हो जाते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन हो जाते हैं, उसके साथ आप क्या ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो ऐसे प्रॉपर लिस्ट दे रखी है हम इसे। जब मैंने बोला ना ये पूरा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पूरी प्रोविजन के साथ, तो उस टाइम पे इसे कवर करेंगे। अभी हमने ऊपर ऊपर से हर चीज का मतलब देख लिया है कि कौन पर्सन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। वो पर्सन जो ये तीन चीज नहीं है, क्या नहीं है? माइनर नहीं है, अनसाउंड माइंड के नहीं है, और डिसक्वालिफाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है। बाकी पर्सन कर सकते हैं, ये तीन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, ये हमने कितने किए? 7 एसेंशियल कंडीशंस कर लिए। टोटल कितनी है हमारे पास? 10 है। तो अब आ जाओ 8th एसेंशियल कंडीशन में। मेरे साथ लिखेंगे सारे बच्चे यहां से देख के। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एसेंशियल कंडीशन मेरे पास क्या है? लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी मैं फर्दर चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। कौन से चैप्टर में? कंसिडरेशन वाले चैप्टर में। जब हम कंसिडरेशन का मतलब खोलेंगे ना प्रॉपर, उस केस में हम ये लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। जिस पे मैं बच्चे फर्दर चैप्टर लिख रही हूँ ना, आपको भी ऐसे डिटेल चैप्टर यहाँ पे लिखना है, फर्दर चैप्टर लिखना है वहां पे, ताकि जब मैं आपको क्रॉस रेफरेंसिंग करवाऊं कि हाँ ये मैंने आपको बोला था कि असेंशियल कंडीशन जब उस चैप्टर में आएंगे तब मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे ऐसे लिख लो ताकि जब आप रिवीजन भी करो तो आप उस ऐसे देख सको कि हाँ ये डिटेल में हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं ऊपर ऊपर से मतलब बताऊं, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको लेके आप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, जैसे मैंने आपको लॉफुल कंसिडरेशन का बताया था ना कि जो आपकी कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, उसी तरह से जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको लेके आप एंटर कर रहे हो वो भी आपका लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे कि राम, यहाँ पे एग्जाम्पल बना ही लेते हैं हम, राम की जगह हम लेते हैं मुकेश, और यहाँ पे हमारे पास महेश। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है स्मगलिंग का, ड्रग्स डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है। महेश इसे देगा ड्रग्स, और इन रिटर्न मुकेश महेश को देगा 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो अब देखो जो ऑब्जेक्ट है आपका जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिस चीज के लिए, ड्रग्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये जो ड्रग्स है ना भाई, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट इलीगल है। गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती है ड्रग्स की डीलिंग में, बैन है ड्रग्स की डीलिंग। तो कल को क्या ये अगर मुकेश को 1 लाख रुपीस ना दे, तो क्या मुकेश कोर्ट में केस लेके जा सकता है कि मेरे को 1 लाख रुपीस नहीं दिए? कोर्ट बोलेगी भाई तेरे को ड्रग, पहले तो मेरे को इधर आ, ये बता कि तेरे को ड्रग्स का धंधा करने को कहा किसने? ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। बाकी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर में, जब कंसिडरेशन चैप्टर आएगा हमारा। नेक्स्ट, अगर हम अपने असेंशियल कंडीशन पे चलें, तो 9th असेंशियल कंडीशन इज अग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये भी हम फर्दर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, या फिर फर्दर चैप्टर ही लिख लेते हैं, फर्दर चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर ही बना दूंगी मैं उस टॉपिक को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो आप एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने ना हमें, लॉ मेकर्स ने, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, गवर्नमेंट कह रही हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें एक नेगेटिव लिस्ट दे दी है। उस लिस्ट में जो टॉपिक्स लिख रखे हैं ना, अगर आप उनके रिलेटेड एग्रीमेंट में एंटर करोगे तो वो उन्होंने खुद ही बोल दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने खुद ही बोल दिया कि भाई ये वाले जो लिस्ट है ना, ये वाले अग्रीमेंट वॉइड है। अब वॉइड का मतलब क्या होता है?
ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। कुछ वर्ड्स आएंगे आपके लिए, वॉइड, वॉइडेबल, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी क्या होता है वॉइड, वॉइडेबल, अनएनफोर्सिएबल, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसे हाईलाइट कर लो, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि उन्होंने बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे मेरे लिए, अनलॉफुल हो जाएंगे वो। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, वॉइड का मतलब अनलॉफुल नहीं होता है, मैं आपको समझाऊंगी वॉइड का मतलब। तो ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो जो लिस्ट हमें दे रखी है अगर आप उनमें एंटर करोगे ना तो वो अग्रीमेंट आपके नहीं माने जाएंगे, वो अग्रीमेंट लॉ की नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, आपको मना है उन एग्रीमेंट में एंटर करना। अगर मैं एग्जांपल दूं, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास, उसमें से अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब कि अगर आप इसमें एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं। ये है हमारे पास सीता, सीता की जगह कुछ और नाम ले लेते हैं। ये है हमारे पास रीटा। ठीक है, अब ये है रीटा का भाई और ये है रीटा का बॉयफ्रेंड। ठीक है, रीटा लेके आई अपने बॉयफ्रेंड को अपने भाई से मिलवाने के लिए कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी इससे करवा दो शादी। अब जो रीटा है वो है काफी रिच फैमिली को बिलोंग करती है, और ये जो इसका बॉयफ्रेंड है ये मिडिल क्लास फैमिली का है। अब इन दोनों का प्यार हो गया आपस में, तो रीटा अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई अपने भाई से मिलवाने के लिए कि हमारी शादी करवा दो। तो उसके भाई ने कहा रीटा को, चल, अपनी बहन से वो बहुत प्यार करता है, जो उसका भाई है रीटा का, तो वो रीटा को कहता है कि जा तू चाय लेके आ, मैं बात करता हूँ तब तक इससे। और इसने उसके पीछे इसके बीएफ को क्या दिए, पैसे। कहता है जितने पैसे मांगे ना मैं तेरे को दूंगा, ये पकड़ तू 1 करोड़ और मेरी बहन को छोड़ के चले जा, तेरी सारी पुश्ते खा पी के खाएंगे तो 10 करोड़ चाहे मेरे से लेके चले जा पर मेरी बहन को छोड़ दे। ठीक है, इसने क्या किया, इसने चलाया दिमाग, इसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ था, इसने क्या किया, 10 करोड़ तो ले लिए। ठीक है, ये देखो इसने इसे ऑफर किए 10 करोड़ फॉर नॉट मैरिंग रीटा, कि तो रीटा के साथ शादी नहीं करेगा, ये 10 करोड़ लेके चले जाओ। ठीक है, अब इसने 10 करोड़ पकड़े और उसके बाद रीटा को भगा लिया। उसे बोला कि तेरा भाई मुझे शादी नहीं करने दे रहा, वो कह रहा कि अगर तूने शादी की ना मैं तेरे को मार डालूंगा। तो इसलिए रीटा को भगा के ले गया और भाग के शादी भी कर ली। अब क्या ये भाई कल को कोर्ट में जाएगा कि भाई इसने मेरे से 10 करोड़ भी ले लिए, 10 करोड़ का चूना तो लगाया तो लगाया और मेरी बहन को भी भगा के ले गया, शादी भी कर ली है। तो नहीं जा सकते, कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट बोलेगा कि भाई साहब जी सुनो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हमने पहले ही वॉइड रखा है। वॉइड मतलब मेरी नजरों में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है अग्रीमेंट। तो जो अग्रीमेंट आप किसी के साथ करोगे मैरिज ना करने के लिए, वो अग्रीमेंट सही नहीं है, मैं उसे मानता ही नहीं हूँ, वो वैलिड ही नहीं है एग्रीमेंट। तो उस केस में अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो कोर्ट में किस चीज के लिए लड़ने आए हो। ठीक है, तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है। ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एसेंशियल कंडीशन मेरे पास क्या है, फ्री कंसेंट। अब ये ध्यान से समझना, फ्री कंसेंट इसके ऊपर भी हम फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट के ऊपर। पर मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल दे दूंगी जिससे हमारा टॉपिक तो कम से कम क्लियर हो कि कहना क्या चाह रहे हैं। और फ्री कंसेंट फर्दर चैप्टर में से हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट को। ठीक है, पहले मेरे साथ लिख लो कि इसमें है क्या। कंसेंट इज फ्री इफ नॉट obtained, ये लिख लो सारे मेरे साथ पहले, फिर मैं समझाऊंगी। वाया coercion, undue influence, mentally pressurized, fraud, on purpose, and next is misrepresentation
unintentionally, and last one is mistake. ठीक है, ये है फ्री कंसेंट का मतलब। अब क्या बोला हुआ है सब में, लिख लिया ये सब बच्चों ने? अब समझो क्या बोला हुआ है इसमें। फ्री कंसेंट मतलब जब आप अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो ना, तो जिस पर्सन के साथ एंटर कर रहे हो आपको उस पर्सन की फ्री कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मेरे पास है राम और यहाँ पे है मेरे पास श्याम, अगर ये दोनों को अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं तो इन दोनों पर्सन की क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। असेंशियल कंडीशन जो है हमारी लास्ट वाली वो यही बोल रहा है कि इन दोनों पर्सन की हमारे पास फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब मैम फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? तो लॉ मेकर्स ने यहाँ पे फ्री कंसेंट का मतलब नहीं लिखा, अगेन यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट उन्होंने हमें दे दी। उन्होंने बोला कि अगर कंसेंट इन पांचों में से किसी एक तरीके से ली गई है तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। अगर आपकी कंसेंट इन पांचों में से एक तरीके में ली गई, कंसेंट मतलब आपकी मंजूरी, अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए आपकी मंजूरी, अगर आपकी मंजूरी इन पांच में से एक तरीके से दी गई है तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। और असेंशियल कंडीशन क्या है? जो हमारी मंजूरी है, वो जो हमारी कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन पांच तरीकों से आपकी कंसेंट ली गई है तो आपका जो अग्रीमेंट है वो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ आया? अब क्या है ये पांच, किस वे से आप अगर कंसेंट लेते हो तो वो फ्री नहीं है। फर्स्ट वन इज कोअर्जन, मतलब फोर्सफुली। कोअर्जन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल से समझो कोअर्जन का क्या मतलब है हमारे पास। यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे मेरे पास क्या नाम ले हम, रमेश। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास रमेश। अब इसका ये जो है हमारा फादर है और यहाँ पे है उसका सन, रमेश का सन मुकेश। ठीक है, इस केस में पता क्या होता है, रमेश हो चुका है ओल्ड एज, इसके पास है बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है इसके पास, रमेश के पास। ठीक है, जो इसका बेटा है ना ये है शराबी, एक नंबर का शराबी है पूरा, मतलब नशे वगैरह करता है, सब शराब वगैरह पीता है। तो ये जो चार है ना, रमेश चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी इसके हाथ में ना जाए, रमेश हो चुका है ओल्ड। तो ये इसने सोचा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, रमेश ने सोचा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इसे दूंगा ना तो ये मेरी सारी प्रॉपर्टी शराब पीने में, जुआ खेलने में, नशे करने में उड़ा देगा। और अगर इसके पास पैसा आया तो ये नशे भी ज्यादा करेगा। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी एक लड़की के नाम कर दूंगा और वो लड़की इससे शादी कर लेगी। ठीक है, इसने क्या सोचा कि मैं इसकी पहले शादी करवाऊंगा, इसकी वाइफ लेके आऊंगा, फिर ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूंगा, मैं ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं करूंगा। और लड़की में लेके आऊंगा तेज तरार, जो इसको पैसा भी ना दे एक भी खर्च उड़ाने के लिए, फिजूल खर्चा करने के लिए, इससे मेरी प्रॉपर्टी भी संभली रहेगी, ये पैसा संभाल के भी रखेगी और इसे भी सुधार लेगी। ऐसा रमेश ने सोचा। और इस प्लान की भनक लग जाती है मुकेश को। मुकेश को पता चल जाता है कि रमेश ऐसा प्लान बना रहा है, मेरा फादर साहब ऐसे प्लान बना रहे हैं, मेरे को प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले हैं, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मैं नशे कहाँ से करूंगा, इसे पता चल जाता है। तो इसने क्या किया, मुकेश को पता है कि रमेश मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरे फादर मेरे से बहुत प्यार करते हैं। ये गया छत पे, ऐसे पकड़ी दारू की बोतल हाथ में, और जैसे वो फिल्म का सीन नहीं था हमारे, शोले फिल्म का सीन था मे बी, उसमें बोलता है कि बसंती मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसे वो सीन होता है ना, तो इसी तरह से ये भी ऊपर जाता है और बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। एकदम वहां पे एंड पे जाके कॉर्नर पे खड़ा हो जाता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की है। तो अब ये रमेश है मजबूर, क्योंकि इसने ड्रिंक की हुई है और ऊपर चढ़ के बैठ गया, जिद पकड़ लिया मैं नीचे नहीं आऊंगा अगर आप प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे, मैं छलांग लगा दूंगा। तो रमेश हो जाता है मजबूर, तो इसे प्रॉपर्टी के पेपर पर मजबूरी में साइन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब जब इसने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन तो कर दिए, मुकेश के नाम कर तो दी, फिर ये जाता है रमेश कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाके दलील करता है कि जज साहब, इसने ना मेरी जो कंसेंट है, मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, इसने मेरी जबरदस्ती कंसेंट ली है, प्रॉपर्टी के पेपर पर जबरदस्ती साइन करवाया सुसाइड की धमकी देके। तो मैं तो अपने बेटे से प्यार करता हूँ, मेरे को तो साइन करना ही पड़े ताकि ये मर ना जाए। तो इसीलिए मैं ये प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं करना चाहता कि मेरी प्रॉपर्टी उड़ा देगा, नशे करेगा, इस सब में उड़ा देगा।
तो जज साहब क्या बोलते हैं कि इस केस में जो रमेश है उसकी कंसेंट क्या नहीं है, फ्री नहीं है उसकी कंसेंट। तो ये जो आपने अग्रीमेंट में एंटर किया है ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी रमेश के नाम ही रहेगी, मुकेश के नाम नहीं जाएगी। तो इस सब केस में हुआ क्या, इस केस में जो कंसेंट ली गई वो फोर्सफुली ली गई, कंसेंट ली गई वो फोर्सफुली ली गई, भाई सुसाइड की धमकी दे दी मैं सुसाइड कर लूंगा, जबरदस्ती की गई उसके साथ। तो अगर आप किसी की कंसेंट जबरदस्ती लेते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कोअर्जन कहते हैं। और कोअर्जन से ली गई कंसेंट फ्री नहीं होती है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर ले, यहाँ पे आप लोग भी ड्रॉ कर लो ताकि आपको कल को ये याद रहे, कोअर्जन। ठीक है, ये है ड्रग एडिक्ट पर्सन forced his father to transfer property, otherwise he commit सुसाइड। ठीक है, तो ये जो इसके फादर हैं ये ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉपर्टी को, पर इस केस में जो कंसेंट है, कंसेंट इज नॉट फ्री बिकॉज obtained forcefully। अब जो बच्चे कर रहे होंगे कि जब मैं ये लिख रही हूँ तो इस वीडियो को स्किप कर रहे होंगे कि मुझे ये एग्जांपल नहीं लिखनी है, मेरे को दिमाग में याद रह जाएगी। तो बेटा जी लॉ पढ़ने का बेस्ट तरीका एग्जांपल्स केस लॉ के साथ ही है, वरना लॉ आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। आप कैसे याद रखोगे कोएर्जन का मतलब क्या था, ये एग्जाम्पल बताइए ना तो आपके दिमाग में बैठ गया रहेगा कि कोएर्जन का मतलब क्या होता है। तो जब मैं ये एग्जाम्पल बोल रही हूँ ना तो सिर्फ सुनो मत, हम अगर इस एग्जाम्पल को कॉपी पे लिख रहे हैं ना तो कल को रिवीजन के टाइम पे ये एग्जाम्पल मुझे काम आएगी बहुत ज्यादा। मैं ऐसे सब पढ़ती नहीं बैठूंगी कि कोवर्जन का मतलब क्या लिखा हुआ है, कोवर्जन मतलब दिस दिस दिस, इफ कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फोर्सफुली उसे हम कोवर्जन कहते हैं। आप क्या करोगे, आप सीधे वर्ड पढ़ोगे कोवर्जन, कोवर्जन में ये आप एग्जाम्पल को ऐसे देखोगे आपको याद आ जाएगा, हाँ हाँ इसने जबरदस्ती बोला था मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने अगर आपने नहीं प्रॉपर्टी मेरे नाम की तो ये क्या हो रहा है, एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा, रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम्पल से। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल लिख लो, नोट्स बना रहे हो जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे लिखो, कल को जब मैं रिवीजन करवाऊंगी मैं ये नोट्स पे करवाऊंगी। ठीक है, टेक्स्ट तो हम पढ़ेंगे ही, पर ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रिवीजन के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूं कोर्जन की, तो ये एक केस लॉ था। केस लॉ का नाम नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे क्योंकि फिर बच्चों को हो जाता है कि मैम ने केस लॉ का नाम लिखा है, मैं भी ये केस लॉ याद रखने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए ना केस लॉ का नाम नहीं मैं लिखूंगी, आप इसे ना एज एग्जाम्पल लेके चलो कि जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया ना वैसे ही अनदर एग्जाम्पल है हमारे लिए। इसमें क्या होता है, एक लेडी होती है, ठीक है, ये लेडी हो जाती है विडो, मतलब जो इसका हस्बैंड होता है ना वो मर जाता है, इस लेडी का हस्बैंड मर जाता है। तो ये लेडी को ना इसके जो रिलेटिव्स होते हैं ना लेडी के, ये इसके रिलेटिव्स इस लेडी को कहते हैं कि तू एक 13 इयर्स का बेबी अडॉप्ट कर ले। क्या बोलते हैं, इस लेडी का ना हस्बैंड मर जाता है, ये विडो हो जाती है, तो ये इसके रिलेटिव्स कहते हैं तू एक 13 इयर्स का बेबी अडॉप्ट कर ले। लेडी अडॉप्ट करने से मना कर देती है, कहती मैं नहीं करूंगी किसी भी ऐसे 13 इयर्स के बच्चे को अडॉप्ट, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे को नहीं करना किसी भी बच्चे को अडॉप्ट। तो इसके रिलेटिव्स क्या बोलते हैं कि अगर तूने बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया तो हम तेरे को तेरे हस्बैंड का डेड बॉडी नहीं लेके जाने देंगे। तो जो इसके हस्बैंड की डेड बॉडी होती है ना ये उसे नहीं लेके जाने देते हैं जब तक वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं करती है। अब इस लेडी को अपने हस्बैंड की डेड बॉडी तो चाहिए ना, ताकि वो फनरल कर सके उस डेड बॉडी को, उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब कर सके। तो ये रिलेटिव्स कहते हैं कि जब तक तू बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेगी हम तेरे को डेड बॉडी नहीं लेके जाने देंगे। तो उस केस में इसे बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ता है, 13 इयर्स के बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ता है क्योंकि इसके रिलेटिव्स इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। फिर वो अपने हस्बैंड की बॉडी ले जाती है, सारे रिचुअल्स करने के बाद वो कोर्ट में अपील करने जाती है कि ये जो अडॉप्शन है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जो मैंने बच्चा अडॉप्ट किया है ये मैंने जबरदस्ती में किया है, मेरे को मेरे हस्बैंड की बॉडी नहीं लेके जाने दे रहे। तो उसके साथ ये कोर्जन हुआ,
फोर्सफुली उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया, तो उसकी जो कंसेंट थी वो क्या थी, फ्री नहीं थी, उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। तो कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो आप एसेंशियल 10 कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हो। समझ आया आपको कोर्जन का मतलब? इसको भी लिख लो। हर हस्बैंड डाई, इसका हस्बैंड मर जाता है, फोर्स्ड हर टू अडॉप्ट 13 years boy, otherwise she cannot take her husband's body। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है अडॉप्ट बॉय। ठीक है, तो इसकी जो कंसेंट है, कंसेंट इज नॉट फ्री, इसकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है इस केस में। ठीक है, इस तरह से एग्जांपल बना लो सभी, ताकि रिवीजन के टाइम आपको याद रहे। कोएर्जन का मतलब आपको समझ आ गया कि अगर आपकी कंसेंट जबरदस्ती ली गई है तो मतलब आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है, अगर आपकी कंसेंट किससे ली गई है, अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है आपकी कंसेंट, तो उस केस में भी आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब देखो यहाँ पे मेंटली प्रेशराइज्ड, मतलब कोर्जन में तो हमने आपको खुद से फोर्स किया, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम आपको मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं, आपकी मेंटल कंडीशन को इस तरह से बना रहे हैं कि आपको उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास एग्जांपल क्या थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में एक एग्जांपल लेके चलो कि क्या होता है। एक पर्सन को ना हाउस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसमें पहले एग्जांपल समझो, बाद में हम बना लेंगे। यहाँ पे एक पर्सन है हमारे पास, रमेश है, उसे हाउस की बहुत नीड है, उसकी शादी है, शादी उसकी बहुत मुश्किल से तय हुई है। रमेश छोड़ो, हमारे पास पोपट लाल है। ठीक है, पोपट लाल का सबको पता होगा। तो पोपट लाल की शादी ना बहुत मुश्किल से तय हुई है, बट उन्होंने अभी कंडीशन क्या रखी है, लड़की वालों ने कंडीशन ये रखी है कि जो पोपट लाल का पास ना 2 फ्लैट होने चाहिए, एक में वो खुद रहेगा, एक वो हमारी बेटी के नाम पे करेगा। ठीक है, तो 2 फ्लैट होने चाहिए पोपट लाल के पास, नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी। अब आपको तो पता ही है पोपट लाल कितना डेस्परेट है शादी के लिए, है ना, तो उसे शादी करनी है, किसी भी सूरत में वो रिश्ता नहीं जाने दे सकता है। अभी किसी के भी पास इंस्टेंटली पैसे तो अवेलेबल नहीं होते हैं ना, कि वो इतने, वो भी मुंबई जैसे शहर में उसे फ्लैट लेना है, तो इतने पैसे उसके पास कहाँ से उसी टाइम पे अवेलेबल होंगे, तो उसे क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो पोपटलाल जाता है हमारे बैंक में, बैंक इतने शॉर्ट नोटिस पे लोन देने से मना कर देता है, तो फिर वो जाता है एनबीएफसी में, मतलब जो आपके एनबीएफसी होती है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनमें जाता है, वहां से लोन लेने के लिए जाता है। वहां पे हमारे कंप्लायंसेस कम होते हैं, तो वहां पे जब वो लोन लेने जाता है ना, तो मार्केट में जो लोन का रेट चल रहा था 5%, हाउसिंग लोन का रेट चल रहा था 5%। अब उसे उसकी मजबूरी को देखा कि भाई शादी हो रही है, पोपटलाल हमारा डेस्परेट, उसने बोल दिया सबकी मेरी शादी हो रही है, मेरे को लोन जरूरी है, दे दो, बैंक वाले दे नहीं रहे हैं। तो एनबीएफसी में जो पर्सन था ना, उसने देखा भाई इसकी मजबूरी है, 5% मार्केट रेट की जगह पे उसने कितना रेट लगाया, उसने 15% रेट लगाया, डबल भी नहीं, 3 टाइम्स रेट लगा दिया पोपटलाल को हाउसिंग लोन के लिए। 15% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया पोपटलाल से उसने, क्यों किया, क्योंकि उसने उसकी मजबूरी देख ली कि भाई इसे किसी भी सूरत में लोन चाहिए ही, तो इस लोन के लिए उसे 15% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया। तो पोपटलाल की तो मजबूरी थी, उसने उस टाइम पे एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में। बाद में उसकी शादी वगैरह हो गई पोपटलाल की। फिर उसके बाद वो कोर्ट में गया और उसने इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन रेज किया कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, मेरे साथ जोर जबरदस्ती तो भले नहीं हुई, किसी ने पोपटलाल के साथ जोर जबरदस्ती की, एनबीएफसी ने बोला था ऐसे बंदूक रख के कि हाँ 15% इंटरेस्ट रेट में हम लोन के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। पर इस केस में पोपटलाल की मेंटल कंडीशन पे प्रेशर डाला गया, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपने उसकी मजबूरी का, पर्सन की मजबूरी का फायदा उठाया, उसे हम क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आपने किसी की मजबूरी का फायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो उस केस में भी आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसे लिख लो
मजबूरी का फायदा। अब जैसे अभी ना इसके रिलेटेड बच्चे बहुत सारी कंडीशंस हैं, हम प्रॉपर अनड्यू इन्फ्लुएंस पे 1 घंटा लगा के प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्हाट इज कोercion। पूरा चैप्टर है हमारे पास डिटेल में इन सभी के ऊपर, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको मतलब समझा रही हूँ इन सब चीजों के मतलब क्या है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, मजबूरी का फायदा उठाना। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली पोपट लाल की, या फिर ऐसे करते हैं, इस एग्जाम्पल को बनाना हम रहने देते हैं, ये तो नॉर्मल सी एग्जाम्पल ही है। जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे ना चैप्टर को, तब मैं आपको भर भर के एग्जाम्पल लिखवाऊंगी इसमें। नेक्स्ट इज फ्रॉड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रॉड। अब फ्रॉड मतलब आपको नाम से दिख रहा है, फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड हमारा जानबूझ के किया गया फ्रॉड होता है, ठीक है। तो फ्रॉड इज ऑन पर्पस, मतलब हमने पर्पसली किया है फ्रॉड को। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, अब देखो बेटा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में ना बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब सेम आता है ऑलमोस्ट, बट ये जो फ्रॉड होता है ना वो ऑन पर्पस होता है, आप जानबूझ के करते हो। और जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो इन अनइंटेंशनली होती है, वो हो जाती है, हमारा कोई पर्पस नहीं होता है मिस रिप्रेजेंटेशन करने का। अब मैं ना इन दोनों को एक ही एग्जांपल लेके समझाऊंगी। ये मेरे पास देखो पेंसिल है ना, ये सैमसंग की पेंसिल है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने ये पेंसिल, लेट्स से ये सैमसंग की है, मैं इसे मानती हूँ ये एप्पल की पेंसिल है मेरे पास, ठीक है। तो एप्पल की पेंसिल आती है महंगी, हमारे पास कोई 30,000 की आती है एप्पल की पेंसिल। तो मेरे पास आए, आप में से एक बच्चा आया मेरे पास, उसने बोला कि ये जो पेंसिल है ना, मेरे को ये पेंसिल चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को तो वैसे भी नई पेंसिल लेनी थी। तो उसने बोला कि मेरे को ना एप्पल की पेंसिल चाहिए। अब मैंने उसे बोला कि ये देख, ये है भाई एप्पल की पेंसिल। ऐसे चलो दोबारा एग्जांपल फ्रेम करते हैं हम। मेरे पास ये है ना सैमसंग की पेंसिल है ये मेरे पास, ठीक है। अब आप में से कोई बच्चा मेरे पास आता है, तो वो कहता है कि मैम मेरे को ना एप्पल की पेंसिल चाहिए, सेकंड हैंड पेंसिल चाहिए एप्पल की, मैं नई नहीं खरीदूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास पेंसिल है, मैं वैसे भी न्यू पेंसिल लेने वाली हूँ, तो मेरे से ले जा। आपने पूछा कि मैम आपके पास कौन सी पेंसिल है, क्या एप्पल की पेंसिल है? मुझे एप्पल की ही पेंसिल चाहिए। मेरे को पता है ये सैमसंग की पेंसिल है, पर इसके ऊपर से ना सारे लोगो वगैरह हट गए हुए हैं। ये मैंने बोला कि भाई ये है एप्पल की पेंसिल, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये है एप्पल की पेंसिल, पर ये एप्पल की पेंसिल नहीं है, ये सैमसंग की पेंसिल है। तो मैंने इसे एप्पल की पेंसिल बोल के उसे चिपका दिया। मैंने क्या किया, उसके साथ फ्रॉड किया। मेरे को पता है कि एप्पल की पेंसिल नहीं है, कोई 10,000 की पेंसिल है, मैंने उसे 30,000 में ये पेंसिल चिपका दी। फ्रॉड किया ना मैंने, इसके साथ क्या किया मैंने, ये पर्पसली किया, दैट इज फ्रॉड। अब यही नेक्स्ट केस में देखो, यही वाली एग्जांपल दूसरे केस में कैसे होगी। ये अगेन मेरे पास है सैमसंग की पेंसिल है। अब आप आए, आपने बोला कि मैम मुझे ना पेंसिल चाहिए, आपके पास है, मुझे सेकंड हैंड पेंसिल चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई, तो ऐसा कर, तो मेरी पेंसिल ले जा, मैं वैसे भी न्यू पेंसिल लेने वाली थी, तो मेरी भी ये ऐसे घर में पड़ी रहती, यही बिक जाएगी मेरी पेंसिल, तो मेरे को क्या बुरा है। तो उसने बोला कि मैम मेरे को एप्पल की ही पेंसिल चाहिए, मेरे को दूसरी पेंसिल नहीं चाहिए। मैंने बोला अच्छा, मेरे पास जो पेंसिल है वो भी एप्पल की है, वो ही ले जा। अब ये है सैमसंग की, बट मुझे खुद नहीं पता कि ये सैमसंग की पेंसिल है। सॉरी, मैं जब ये पेंसिल लेके आई थी ना मार्केट से, मैं भी किसी और से लेके आई थी ये सेकंड हैंड पेंसिल, तो मेरे को उसने बोला ये एप्पल की पेंसिल है, तो मैं मानती हूँ कि ये एप्पल की पेंसिल है। ये एप्पल की पेंसिल नहीं है, ये दूसरे पर्सन को पता है, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। उसने मेरे को ये एप्पल की पेंसिल बोल के चिपका दिया, मेरे को खुद नहीं पता कि ये एप्पल की पेंसिल नहीं है। मैं सोच रही हूँ, मैं तो भोली भाली सी इनोसेंट सी हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये एप्पल की पेंसिल है, तो मैंने उसे ये एप्पल की पेंसिल बोल के चिपका दी। अब मैंने कुछ भी पर्पसली नहीं किया, क्या किया, अनइंटेंशनली हो गया, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था, गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रॉड, एंड ये होता है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन का थिन लाइन का डिफरेंस। तो फ्रॉड के केस में भी आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती है, और मिस रिप्रेजेंट के केस में भी आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है मेरे पास मिस्टेक। अब मिस्टेक के केस में क्या होता है, अभी मिस्टेक को आप मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ कई बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन में भी मैम मेरे को मिस्टेक लग गई, गलती से लग गई। गलती लगी नहीं है भाई, आपने गलती नहीं की है, वो अनइंटेंशनली आपने मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। बट मिस्टेक में गलती लगती है, मिस्टेक एग्जैक्टली वाली गलती होती है, मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। अब मिस्टेक का मतलब क्या होता है, मिस्टेक के लिए भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये है मेरे पास कंपनी इंडिया की, ठीक है, इंडियन कंपनी है। ये है मेरे पास अमेरिकन कंपनी, ठीक है। लेट्स से ये है मेरे पास
अरे यार, ये जो कंपनी है ना, ये है लिवरपूल की। ठीक है, ये एक केस तो ये जिसे मैं एग्जांपल में बना के आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास इंडियन कंपनी, ये है लिवरपूल की कंपनी। अब क्या हुआ है, इंडियन कंपनी और लिवरपूल की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैम? हमें ना इस लिवरपूल की कंपनी को कॉटन सप्लाई करना है। क्या सप्लाई करना है? कॉटन सप्लाई करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच में। ऑफ कोर्स इन रिटर्न मुझे पैसे आएंगे उनसे। ठीक है, मुझे कॉटन सप्लाई करना है। अब जो मेरी इंडियन कंपनी का कॉटन जाता है ना लिवरपूल, ये पूरे साल में 2 बार जाता है। शिप से जाता है ऑफ कोर्स, तो पूरे साल में 2 बार जाता है। एक मेरी शिप का नाम है पेयरलेस शिप। ठीक है, ये जो पेयरलेस शिप है ना, मेरे साल में 2 बार जाती है लिवरपूल। एक जाती है ये नवंबर मंथ में, और एक जाती है ये दिसंबर मंथ में। ठीक है, ये साल में 2 बार जाती है मेरी लिवरपूल शिप, साल में 2 बार जाती है। सॉरी, मेरी ये जो कॉटन की शिप है इंडिया से लिवरपूल 2 बार जाती है साल में। शिप का नाम क्या है? पेयरलेस शिप है मेरी शिप का नाम। 2 बार कब जाती है? नवंबर में जाती है एंड दिसंबर में जाती है। 2 बार जाती है मेरी शिप लिवरपूल। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, उन्होंने बोला हमें चाहिए भाई कॉटन। ठीक है, इतना उन्होंने बोल दिया कि हमें चाहिए कॉटन। सिर्फ इतना लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट पे कि आपको इतना केजी, इतना इतना पैसे के साथ ऐसे ऐसे इस क्वालिटी का कॉटन सप्लाई करना है। बट उन्होंने शिप नहीं डिस्क्राइब की कि कौन सी वाली शिप में। तो मैंने सोचा कि आज अक्टूबर में हम खड़े हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें नवंबर वाली शिप चाहिए होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने नवंबर वाली शिप में कॉटन भेज दिया इनके पास। मैंने क्या किया, मैंने नवंबर वाली शिप में कॉटन भेज दिया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था अक्टूबर में हुआ था। तो कॉमन सेंस से मैंने यही सोचा कि नवंबर वाली शिप में इन्हें कॉटन चाहिए होगा, तभी इन्होंने अक्टूबर में ऑर्डर प्लेस किया है। तो मैंने नवंबर वाली शिप में कॉटन भेज दिया। अब इन्होंने कॉटन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, डिडंट एक्सेप्ट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मेरा हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैम मैम मैम, ये कौन सा वर्ड आपने यूज किया? व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें होती हैं। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से मतलब समझाऊं, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की कोशिश की, पर सामने वाले ने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने ही नहीं दिया। उसने मना कर दिया। मैंने क्या बोला कि भाई मैंने अपना सामान सप्लाई किया, मैंने पूरा शिप का इतना खर्चा लिवरपूल भेजने का, मैंने कॉटन अरेंज किया, भाई मैंने कॉटन सप्लाई किया। अब कॉटन इनके तक पहुंच गया है, तो ये कॉटन लेने से मना कर रहे हैं, तो मेरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मेरे को क्लेम चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। ये पैसा देने से मना कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि नहीं, मेरा तो नुकसान हुआ है, मेरे को पैसा चाहिए, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये करने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये केस जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जाता है, तो ये लिवरपूल वाले बोलते हैं कि मैंने तो दिसंबर की शिप में कॉटन मंगवाया था, इन्होंने मुझे नवंबर की शिप में कॉटन भेज दिया, नवंबर वाला मुझे चाहिए ही नहीं था। तो ये क्या थी? ये थी मिस्टेक। ये क्या थी? ये थी मिस्टेक। ये मिस्टेक हो गई ना। उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा मुझे दिसंबर वाली शिप में चाहिए, तो इधर से निकल गया नवंबर वाली शिप में कॉटन। ठीक है, तो ये क्या हो गई? मिस्टेक हो गई हमसे। जो हमारा ऑब्जेक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का जो ऑब्जेक्ट था, ये मिस्टेक हो गई उससे। इससे एक और एग्जांपल निकल के आ रही है आपकी? किसकी? कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम वाला यही होता है ना, जिसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा होता है हमारा। तो मिस्टेक में भी वही हो रहा होता है, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा होता हमारा मिस्टेक में। कंसेंसस एडिनम मैंने आपको समझाया था, एसेंशियल कंडीशन अभी ऊपर, जिसमें मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा है। तो इसमें भी तो मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा है। ये सोच रहे हैं दिसंबर वाली, ये सोच रहे हैं नवंबर वाली। सेम सेंस नहीं है इस केस में, हमारी थिंग सेम है, टाइम सेम नहीं है, सॉरी। ये दिसंबर वाली और ये नवंबर वाली सेंस भी सेम नहीं है। ठीक है, समझ आया कि मिस्टेक का मतलब क्या होता है? तो अभी मिस्टेक भी डिटेल में समझाऊंगी, पहले मैंने सोचा था कि अभी बता दूंगी। मिस्टेक 3 टाइप की होती है, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, बोथ साइड से मिस्टेक। तो ये जब हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तभी हम समझेंगे क्या होता है। वैसे अगर मैं बता दूं, यूनिलैटरल मतलब एक साइड से मिस्टेक, बाईलैटरल मतलब दोनों साइड से मिस्टेक, बाईलैटरल मतलब दोनों साइड से मिस्टेक, और यूनिलैटरल मतलब एक साइड से हमारी मिस्टेक हुई है। 2 तरह की मिस्टेक होती है। अब जैसे सोचो कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि कॉटन सप्लाई करना है इन दिसंबर, दिसंबर में कॉटन सप्लाई करना है, बट इन्होंने दिसंबर को अच्छे से पढ़ा नहीं, तो इन्होंने दिसंबर वाली शिप की जगह नवंबर में और कॉटन भेज दिया। तो ये एक साइड से मिस्टेक हुई ना, इंडियन कंपनी की साइड से मिस्टेक हुई, वन साइडेड मिस्टेक है, ये यूनिलेटर है। या फिर ऐसे देखो, इन्होंने लिखना था दिसंबर, इन्होंने बाई मिस्टेक लिख दिया नवंबर वाली प्योरलेस शिप में चाहिए, है ना, बाई मिस्टेक लिख दिया इन्होंने नवंबर।
तो इन्होंने तो नवंबर वाली में सप्लाई कर दिया, बट ये मिस्टेक हो गई ना, टाइपिंग एरर हो गया, दिसंबर लिखना था नवंबर लिख दिया। तो ये क्या हो गई, इनकी साइड से मिस्टेक हो गई, यूनिलैटरल वन साइडेड मिस्टेक हो गई। ठीक है, बाईलैटरल क्या हुई है कि इन्होंने लिखा ही नहीं है कि मेरे को नवंबर या दिसंबर वाला चाहिए, तो इन्होंने ये सोचा, दोनों तरफ से ये मिस्टेक हो गई है, तो ये क्या हो गई हमारी बाईलैटरल मिस्टेक हो जाती है। इस केस में वन साइडेड मिस्टेक नहीं है, दोनों साइड से मिस्टेक है। ठीक है, तो ये थी हमारी इस केस में बाईलैटरल मिस्टेक थी। समझ आया आपको फ्री कंसेंट भी। तो अगर आप इन 5 तरीकों से कंसेंट लेते हो किसी भी पर्सन की अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी, तो आपका अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा। तो अगर मैम इन 5 केसेस में अगर हमारी कंसेंट फ्री नहीं है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ये लाइन लिखो मेरे साथ। इस लाइन का मतलब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, इस लाइन का मतलब कल की क्लास के बाद आपको पता चलेगा। लिखो यहाँ पे, दिख रहा है ना। इन केस ऑफ ए, बी, सी, डी, डी तक ही है ना हमारे यहाँ तक, ए बी सी और डी, अग्रीमेंट इज voidable। ठीक है, एंड इन केस ऑफ ई, अग्रीमेंट इज void। ठीक है, और इन दो वर्ड्स को हाईलाइट कर लो, voidable एंड void। अभी आपको नहीं पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ voidable एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ void, क्या बोल रहे हैं, ए बी सी और डी केस में अगर आपने कंसेंट लिया, यानी कि कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन केसेस में अगर आपने कंसेंट लिया है, तो जो अग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। बट अगर आपने मिस्टेक में कंसेंट लिया है, तो आपका अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल, वो हम देखेंगे कल की क्लास में, अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम डिटेल में समझेंगे ये इस लाइन का क्या मतलब है। और उसमें हम अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड था ना, ये देखो कहाँ पे, यहाँ पे ये मैंने लिखा ना फॉर द चैप्टर, ये एक हम कल की क्लास में इसे खत्म कर लेंगे। और दूसरा एक था यहाँ पे आपका लॉफुल कंसिडरेशन, कहाँ पे लिखा मैंने, ये लॉफुल कंसिडरेशन, ये भी मैंने लिखा ना फर्दर चैप्टर, ये हमारा कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। मैं कल आपको यहाँ पे लिखवा भी दूंगी कि ये हमने कौन सी वाली क्लास में किया है, कौन से वाले चैप्टर में किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हमने अपना असेंशियल कंडीशंस खत्म कर लिया। एक बार हम ऊपर आए, देखो खत्म तो कर ले, जो हमने शुरू किया था, क्या शुरू किया था हमने, मैम हमने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब शुरू किया था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अग्रीमेंट जो इनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो हमने सबसे पहले अग्रीमेंट का मतलब देखा, अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हम प्रॉमिस और कंसिडरेशन का मतलब देखेंगे फर्दर चैप्टर में। तो हमें अग्रीमेंट का मतलब तो समझ आ गया, तो अग्रीमेंट के बाद क्या चाहिए थी हमें, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ दो चीजों से आती थी, एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, और असेंशियल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10 होनी चाहिए। तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपका अग्रीमेंट होना चाहिए, उस अग्रीमेंट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, और वो अग्रीमेंट आपके सेक्शन 10 की असेंशियल कंडीशन को फुलफिल करता होना चाहिए, सारी की सारी कंडीशन को। यानी कि आपका कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, आपकी जो अग्रीमेंट किया वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए, जितनी भी आपको कंडीशंस दे रखी है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। तो उस केस में ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझ आया आपको। तो हमें 2 क्लास लग गई कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझने में ही। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारी चीजें एकदम डिटेल में समझेंगे, ताकि हमें कोई भी एमसीक्यू पूछ ले। एमसीक्यू बच्चे इतना ट्रिकी चीज है ना, सबको लगता है कि एमसीक्यू है बच्चों का खेल है, एमसीक्यू बच्चों का खेल नहीं होता, बहुत ट्रिकी चीज होती है एमसीक्यू। कहीं से भी पूछ लेते हैं, लिखना हो ना तो हम फिर भी कुछ भी लिख देते हैं, क्वेश्चन इतना ट्रिकी नहीं बन पाता है, बट एमसीक्यू बहुत ट्रिकी बन जाते हैं। तो हम एक एक चीज को आराम से डिटेल में चल के समझेंगे कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कल की क्लास में खत्म हो जाएगा हमारा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।